गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम पादपों में श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पादपों में श्वसन क्या होता है? तो श्वसन जटिल कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना व ऊर्जा का मुक्त होना ही श्वसन कहलाता है। और श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होती है और नहीं भी होती। तो श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सीश्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज का एक अणु 6 जल के अणु और 6 ऑक्सीजन के अणु साथ में क्रिया करके 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अनॉक्सिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ग्लूकोज की एक अणु का अनॉक्सिक श्वसन होता है और 2 अल्कोहल के अणु बनते हैं और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं और 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब साथियों, ये तो हमारे हुए ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सिक श्वसन। अब हम ये देखते हैं कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो सबसे पहले ग्लूकोज के अणु से शुरू होती है। ग्लूकोज का अणु कोशिका द्रव्य में जाता है और कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के एक अणु का ग्लाइकोलाइसिस चक्र द्वारा यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन जाते हैं। और इस प्रक्रिया में 8 ATP के अणुओं का निर्माण होता है, यानी कि 2 ATP के अणु और 2 NADPH2 के अणु का निर्माण होता है। एक NADPH2 का अणु 3 ATP के अणुओं का निर्माण करता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र पथ है, इसको हम EMP पथ भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने की थी, एम्डेन, मेयरऑफ और पारनास ने की थी। अब ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न हो जाती है। अब जो आगे की जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। और जो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है कोशिका द्रव्य में, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब पायरुविक अम्ल के 2 अणु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने से पहले एसिटिल कोएंजाइम के अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब एसिटिल कोएंजाइम के अणु बन जाते हैं, तब ये एसिटिल कोएंजाइम के अणु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब चक्र चलता है। और क्रेब चक्र के द्वारा पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं से 30 ATP के अणुओं का निर्माण होता है। इस तरह से इस प्रकार ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कुल 38 ATP के अणुओं का निर्माण होता है। अब ATP के एक अणु में 7.4 किलो कैलोरी ऊर्जा संचित रहती है। और जब 38 को हम 7.4 किलो कैलोरी से गुणा करते हैं तो लगभग हमें 277 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जबकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज की एक अणु के ऑक्सीश्वसन से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो लगभग 40% ऊर्जा ही ATP के रूप में संचित होती है, बाकी ऊर्जा अन्य कार्यों में चली जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वायवीय श्वसन की दक्षता है वो 40% या 41% होती है। हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक श्रृंखला और चलती है जिसको ETS चेन कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इसमें क्या होता है, जो NADH2 और FADH2 से जब ATP का निर्माण होता है तो इनसे सीधे ही ऑक्सीजन नहीं जुड़ती, बल्कि इस श्रृंखला द्वारा जुड़ती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या श्रृंखला कहते हैं। फिर हम चलते हैं
ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण होता है, इसी को हम ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। और रसायन परासरणी जो परिकल्पना दी थी एटीपी संश्लेषण की, यह पीटर मिशेल ने दी थी 1961 में। और एटीपी एंजाइम व्युत्क्रमणीय व्यवहार के द्वारा एटीपी का संश्लेषण व जल अपघटन करता है, ये कहा था पीटर मिशेल ने। अब हम चलते हैं श्वसन गुणांक की ओर। तो निश्चित ताप व दाब पर निश्चित भार वाले ऊतक से इकाई समय में विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशोषित ऑक्सीजन के अनुपात को हम श्वसन गुणांक कहते हैं, यानी रेस्पिरेटरी क्विटेंट कहते हैं, CO2/O2। अब कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होता है, प्रोटीन का होता है 0.78 से 0.79 के बीच होता है, और वसा का होता है 0.7 से 0.75। तो ये ठीक उसी तरह से हो जाता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यानी कि ये श्वसन गुणांक का घटता हुआ क्रम है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये इसमें संचित ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। और जो मांसलोद पादप होते हैं उनका श्वसन गुणांक 0 होता है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती ही नहीं है। और जो अवायवीय श्वसन होता है इसका अनंत होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता ही नहीं है। और जो कार्बनिक अम्ल होता है इनका श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है। तो साथियों हमारा पादपों में श्वसन पूर्ण हो गया। और अब हम देखते हैं पादपों में उत्सर्जन। तो जो पादपों में उत्सर्जन होता है रंध्रों द्वारा होता है, गैसों का विनिमय होता है, बाष्पोत्सर्जन भी होता है, और बातरंध्र भी पाए जाते हैं, इनसे भी उत्सर्जन का कार्य होता है। बातरंध्र हमेशा खुले रहते हैं, जिनसे लगातार उत्सर्जन कार्य चलता रहता है। ये हमारे पौधों में श्वसन और उत्सर्जन का टॉपिक पूर्ण हुआ। साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।